चलिए तो अभी डिस्कशंस करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अमाइनोग्लाइकोसाइड एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो काफ़ी बैक्टीरिया के सामने इफ़ेक्टिव है। इसमें जो मेडिकेशंस इन्वॉल्व होती है मेनली एंड्स होती है माइसिन से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, सिसोमाइटिन माइसिन, नेटिलमाइसिन, फ्रेमाइसेटिन। तो ये कुछ जो माइसिन से एंड होने वाली मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। अब कैसे ये दवाइयाँ काम करती है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये दवाइयाँ क्या काम करती है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन मेडिकेशन देख चुके हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गए थे या फिर क्लोरामफेनिकॉल हो गए थे। ये लोग भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये भी एक मेडिकेशन है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये बैक्टीरियासीडल मेडिकेशन है, जबकि बैक्टीरियल जो सेल होती है उसको ये किल करती है। कैसे काम करती है, जैसे हमें पता ही है कि एक mRNA होता है जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, और उसके ऊपर एक रिबोसोमल आरएनए होता है जिसका एक 30S सब यूनिट होता है और एक 50S सब यूनिट होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्टर साइट होती है और यहाँ पे पी साइट होती है जिसके ऊपर नेसेंट अमीनो एसिड चेन होती है, जहाँ पे नया tRNA आता है एक अमीनो एसिड लेके। अभी जो ये जो पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को पूरा फ्रीज करने का काम करता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो ये जो काम करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। वो है 30S एंड 50S दोनों के ऊपर काम करके, दोनों के ऊपर बाइंड करके वो बंद करती है। तो ये हो गया उसका स्पेसिफिक साइट जहाँ पे ये काम करती है। कई बार ये मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड भी करती है। सो ऑल एंड ऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस इनिशियल असेंबली होती है उसको ये इनहिबिट करने का काम करती है। तो ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ जुड़ी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होता है। ये जो दो चीज़ हैं जनरल जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, मीन्स कि जब भी कोई एंटी माइक्रोबियल्स या फिर कोई ड्रग्स अगर दी जाए, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तब उसका एफिकेसी बहुत ज़्यादा होता है। उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। तो इस प्रकार की जो मेडिकेशन जिसमें CDK या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होता है उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से देते हैं कि जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई अचीव हो। तो जब भी उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगा उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगा। दूसरी एक होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। उसमें क्या होता है कि जब भी एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन उसके थेरापेटिक रेंज से ऊपर रहेगा तब तक वो इफेक्टिव रहता है, तो उसे बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग। तो कुछ एंटी माइक्रोबियल है जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग फॉलो करती है, जैसे मान लीजिए पेनिसिलिन। तो जितना टाइम थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर रहेगा उतना वो एफिकेशियस रहेगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड के केस में जितना उसका पीक अचीव होगा उतना उसकी इफेक्टिवनेस आएगी। तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। दूसरा ये ग्रुप जो एस्टेब्लिश करता है वो है प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ये कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो जाएगा, नीचे भी चला जाएगा थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन से, फिर भी उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्शन रहेगी, फिर भी वो बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव रहेगा। इस प्रकार की मेडिकेशंस को कहते हैं, जिसकी कहते हैं प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। एंटीबायोटिक इफेक्ट बाद में भी चलती रहती है, सो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इसे कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो मेडिकेशंस हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं देते, लेकिन जब भी देते हैं अच्छे फॉर्म में, अच्छे डोज में देते हैं। सिंगल डेली डोज एडमिनिस्टर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है अमाइनोग्लाइकोसाइड के केस में कि ये जो मेडिकेशन है, ये जैसे हो गया बैक्टीरियल सेल, तो कहाँ पे काम करती है, बैक्टीरियल सेल तोड़ के अंदर आती है और यहाँ पे जाके उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इनहिबिट करती है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ड्रग को अंदर आना पड़ता है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। तो उसके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के साथ ही वो अंदर आ सकती है और तब उसका इफेक्टिवनेस होता है। तो जो भी एनारोबिक्स है या फिर एनारोब्स हैं, उस वो ऑक्सीजन बहुत कम होता है उस जगह पे होते हैं, सो वहाँ पे उनके सामने ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती है। तो एनारोब्स के सामने अमाइनोग्लाइकोसाइड इफेक्टिव नहीं है, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ और कोई ड्रग्स दी जाए कि जो ये सेल वॉल को सिंथेसिस का इनहिबिशंस करे या फिर सेल वॉल को तोड़े, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड इजी से अंदर चली जाएगी। मान लीजिए बीटा लैक्टम ग्रुप्स,
तो बीटा लैक्टम की जो पेनिसिलिन मेडिकेशंस है, अगर उसके साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड को ज्वाइन करके दिया जाए तो क्या होगा कि ये बीटा लैक्टम सेल वॉल पे काम करते हैं, सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, इसलिए सेल वॉल टूट जाएगी और अमाइनो ग्लाइकोसाइड इजीली अंदर चला जाके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिशन करेगा। तो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आती है। तो इस प्रकार से सिनर्जिस्टिक एक्शंस के कई बार आपको एमसीक्यू या फिर वाइवा में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स समझते ही अमाइनो ग्लाइकोसाइड बड़े मोलेक्यूल होते हैं, बड़े मोलेक्यूल होने की वजह से ये जो लिपिड मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसीलिए उसका पहला इफेक्ट आता है कि ओरल अब्जॉर्प्शन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ओरल अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, इसे पेरेंटल रूट से ही दिया जाता है। सिमिलरली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ही बाहर चली जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में पार्ट नहीं लेती है। तो इसीलिए जब भी पेशेंट्स का किडनी फंक्शन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी पेशेंट को अमाइनो ग्लाइकोसाइड चल रही होती है तो किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से बैक्टीरिया अमाइनो ग्लाइकोसाइड के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, जैसे बीटा लैक्टेमेज होते हैं उस प्रकार के इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है और जिसकी मदद से ये जो ड्रग्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे अमीकासिन हो गया या फिर नेटिलमाइसिन हो गया, उनके सामने ये जो रेजिस्टेंस की प्रोसेस है काम नहीं कर पाती या फिर एंजाइम्स काम नहीं कर पाते। ये कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। अमीकासिन एंड नेटिलमाइसिन आर एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं यूजेस, अमाइनो ग्लाइकोसाइड किस किस कंडीशंस में यूज़ की जाती है। तो जैसे पहले तो हमें पता ही है कि ग्राम नेगेटिव सबसे इफेक्टिव है, वन ऑफ द इफेक्टिव कह सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के सामने इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास एज वेल। लेकिन यहाँ पे खास याद रखें कि साल्मोनेला जो टाइफॉइड के अंदर ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है, सो साल्मोनेला इन्फेक्शंस में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। अदरवाइज ऑल इन्फेक्शंस जो ग्राम नेगेटिव से होते हैं उसमें अच्छे से काम करती है। इवन जो भी ये एब्डोमिनल या फिर इन्फेक्शंस होते हैं उसमें अगर बीटा लैक्टम ग्रुप के साथ दी जाए तो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स भी क्रिएट करता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एक अच्छी मेडिकेशन है, एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फिर कह सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में टीबी में, प्लेग में या टुलारेमिया में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार इसमें से एमसीक्यू पूछते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किस किस कंडीशंस में यूज़ की जाती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रग है इन ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग और टुलारेमिया, ये तीनों चीज़ याद रखें। नियोमाइसिन और फ्रेमाइसेटिन है मोस्टली टॉपिकली ही यूज़ की जाती है क्योंकि उसकी टॉक्सिक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है। नियोमाइसिन एज अ टॉपिकल यूज़ की जाती है गट स्टरीलाइजेशंस के लिए, मीन्स कि जो जीआईटी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करने के लिए यूज़ की जाती है, जो हार्मफुल होते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी जैसी कंडीशंस में ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस करते हैं और जिससे ब्रेन को डैमेज होता है, जिसे बोलते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो उस टाइम में जो यूरिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको किल करने के लिए नियोमाइसिन यूज़ की जाती है। इसे इस प्रकार का टॉपिकल यूज़ ही कहा जाता है क्योंकि गट का स्टरीलाइजेशंस करते हैं। फिर और एक ड्रग्स हैं स्पेक्टिनोमाइसिन जो इससे ही जुड़ी हुई है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, और जब भी स्पेक्टिनोमाइसिन आता है तो बहुत ही उसका पिक्यूलियर यूज़ आपको याद आना चाहिए और वो है गोनोरिया। तो पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग नाइजीरिया गोनोरिया है, उसमें सिंगल डोज ट्रीटमेंट के फॉर्म में ये स्पेक्टिनोमाइसिन यूज़ की जाती है। वैसे तो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, तो उस पेशेंट्स में गोनोरिया के पेशेंट्स में स्पेक्टिनोमाइसिन भी यूज़ की जाती है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की तरफ। तो मेन ट्रायड आप याद रखिए, जब भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है तो ट्रायड आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें एक है ईयर डैमेज होता है, दैट इज़ ऑटोटॉक्सिसिटी, दूसरा होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी दैट इज़ किडनी टॉक्सिसिटी, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड मसल वीकनेस। तो ये तीनों का ट्रायड है वो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ऑटोटॉक्सिसिटी क्यों होती है? ऑटोटॉक्सिसिटी में दो प्रोफाइल होती है, जहाँ जैसे हमें पता है वेस्टिबुलर और कॉक्लियर ना हो, तो एक वेस्टिबुलर फंक्शन होता है और एक कॉक्लियर फंक्शन होता है। वेस्टिबुलर फंक्शन होता है वो मेनली बैलेंसिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, कॉक्लियर फंक्शन जो होता है वो इनर ईयर के साथ एसोसिएटेड, हियरिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसमें जो अमीकासिन, कैनामाइसिन जैसी ड्रग्स हैं तो ये हियरिंग के साथ प्रॉब्लम करती है और जिससे रिवर्सिबल हियरिंग लॉस होता है। बहुत ही कई बार केसेस आप पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में जाएंगे तो कानामाइसिन इंड्यूस हियरिंग लॉस के आपको काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट्स काफ़ी कंप्लेन कर रहे होंगे कि ये ड्रग चालू करने के बाद थोड़े टाइम के बाद सुनाई देना कम हो गया है। तो आपको हमेशा उसका प्रिस्क्रिप्शन देखना है, उसकी दवाइयाँ देखना है कि उसमें अमीकासिन या फिर कानामाइसिन तो नहीं चल रही है।
तो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स में ये यूज़ किया जाता है ड्रग्स, और जिसकी वजह से इस टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता है। ये रिवर्सिबल होता है, बंद करने पर पेशेंट्स का हियरिंग वापस आ जाता है। और दूसरा होता है वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन होता है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन से होता है। टोब्रामाइसिन कैन कोज बोथ, तो ये चीज़ें आप याद रखें, एमसीक्यू में पूछते हैं कई बार। नेटिलमाइसिन है कि जो लीस्ट ऑटोटॉक्सिक अमाइनोग्लाइकोसाइड मानी जाती है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डैमेज होता है, ये भी चीज़ रिवर्सिबल है अगर हमें पता चल जाए। जैसे हमने बात की थी कि ऑलरेडी रीनल फंक्शंस आपको चेक करना है, बड़ा मोलिकुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से निकलता है। अगर ऑलरेडी किडनी कंप्रोमाइज्ड है, जैसे हाइपोकैलेमिक कंडीशंस है, या फिर ऑलरेडी कोई रीनल डिसीज़ है, या फिर ऑलरेडी कोई किडनी को टॉक्सिसिटी पहुंचाए ऐसी कोई मेडिकेशन चल रही है, जैसे एम्फोटेरिसिन भी हो गई या फिर वैंकोमाइसिन, तो उस केस में तो आपको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट ही करना है अमाइनोग्लाइकोसाइड। नेटिलमाइसिन और नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, ये जो दोनों है वो सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक हैं, फॉलोड बाय टोब्रामाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यहाँ पे बहुत कम रोल है। फिर आ गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। जैसे हमने बात की थी कि ये क्या करती है कि जो एसिटाइलकोलिन का जो प्री साइनेप्टिक रिलीज़ होता है उसको ये इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार दूसरी मैकेनिज्म ये है कि जो रिसेप्टर के ऊपर उसकी सेंसिटिविटी होती है वो भी कम करती है, और जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। पेशेंट कई बार वीकनेस की कंप्लेंट्स भी करते हैं। साथ में रिस्क फैक्टर्स हैं कि ऑलरेडी कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर वाली ड्रग चल रही हो, या कोई ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, या फिर हाइपोकैल्सीमिया जैसी कंडीशंस हो, तो उसमें ये जो ड्रग्स हैं ये एडीआर को पोटेंशिएट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड को आईएम रूट से दे, या फिर आईवी रूट से अगर देते हैं तो स्लोली दे। अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है तो उसको क्विकली एक्शन ले उसके ऊपर, और कैल्शियम का सप्लीमेंट दे सबसे अच्छा, जिससे मसल कंट्रैक्टिलिटी और स्ट्रेंथ वापस आ सके। सबसे ज़्यादा एनएम ब्लॉक जो करता है वो है अगेन नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार का कुछ चार्ट आप याद रख सकते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड जो दोनों एन से स्टार्ट होते हैं उसमें भी एन ही एसोसिएटेड होता है। इस प्रकार से मैं याद रखता हूँ कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी एन से है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड भी एन से है, और जो मैक्सिमम करता है वो है नियोमाइसिन, वो भी एन से है। तो नियोमाइसिन आप इजीली याद रख सकते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी में अमीकासिन और कैनामाइसिन, कान के साथ एसोसिएटेड कैनामाइसिन आप याद रख सकते हैं, और वेस्टिबुलर फंक्शंस के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जुड़ा हुआ होता है। वही स्ट्रेप्टोमाइसिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड भी करता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, जिससे कई बार एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ आपको ईजी हो जाएगी। कुछ एडिशनल चीज़ भी देखते हैं, कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में यूनिक चीज़ें पूछते हैं, जैसे जेंटामाइसिन का इंट्राविट्रियल इंजेक्शन अगर दिया जाए तो उससे मैक्युलर इन्फेक्शन, एक नया एडीआर भी निकल के आया है, मैक्युलर इन्फेक्शन जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। रिसेंटली एक नई अमाइनोग्लाइकोसाइड भी अप्रूव हुई है, जिसे कहते हैं प्लाजोमाइसिन, जो आईवी फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में यूज़ की जाती है। तो होपफुली अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। और कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा लेक्चर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा प्रैक्टिकल का जो प्लेलिस्ट अगर नहीं दिखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। थैंक यू वेरी मच।